हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 12 के बायोलॉजी चैप्टर 1 का पूरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में आपको इसके सारे नोट्स भी प्रोवाइड हो जाएंगे। अगर आप इतना कुछ कर लेते हैं तो आपको एग्ज़ाम में इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। तो हम स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। इस चैप्टर में पढ़ना है कि आखिर ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन ज़रूरी क्यों है और ये प्रोसेस होती कैसे है। तो इसमें पहला टॉपिक है लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन का मतलब होता है कि पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म है, उसके जन्म से लेकर उसके मृत्यु तक का जो भी टाइम पीरियड होता है वही उसका लाइफ स्पैन कहलाता है। नेचुरल डेथ की बात हो रही है। अगर कोई भी इंसान बीच में मर जाता है, यानी बीमारी से मर जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, वो नेचुरल डेथ नहीं हुई। मान लीजिए ह्यूमन की एवरेज लाइफ स्पैन 60 साल है, तो ऐसा नहीं है कि कोई भी इंसान 60 साल ही जिएगा। वो 80 साल भी जी सकता है, 100 भी जी सकता है। तो ये होता है लाइफ स्पैन का कॉन्सेप्ट। और लाइफ स्पैन किसी भी इंडिविजुअल का उसके साइज पे डिपेंड नहीं करता है। जैसे मान लीजिए पैरट है, तोता, उसकी लाइफ स्पैन है 140 साल, और एक है कौवा। दोनों को आप अगर देखेंगे, दोनों पक्षी है, स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन कौवे की मात्र 15 साल ही उम्र होती है, 15 साल ही लाइफ स्पैन होता है। तो ये साइज पे बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं है। अब हम आ जाते हैं सीधे अपने टॉपिक पर, जो कि है रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन है क्या? तो रिप्रोडक्शन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बायोलॉजिकल प्रोसेस है। चूँकि इसको बायोलॉजी में स्टडी किया जाता है, तो ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें कि कोई भी ऑर्गेनिज़म अपने ही जैसे ऑर्गेनिज़म को प्रोड्यूस करता है, यानी अपने ही जैसे ऑर्गेनिज़म को वो जन्म देता है, उस दुनिया में लाता है, जो कि बिल्कुल उसी के तरह होते हैं। कुछ फैक्ट्स होते हैं रिप्रोडक्शन के, जो कि नीचे दिए गए हैं। ये क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स में पूछे जाएंगे। पहला है कि आखिर रिप्रोडक्शन ज़रूरी क्यों होता है। तो रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे कि स्पीसीज़ कंटिन्यू होती है। जैसे ह्यूमन का स्पीसीज़ है होमो सेपियंस। मान लीजिए अगर रिप्रोडक्शन प्रोसेस रुक जाए तो क्या ये जनरेशन कंटिन्यू हो पाएगी? एक दिन धरती पर तब कोई भी इंसान नहीं बचेगा। जैसे गाय की एक अपनी स्पीसीज़ है, रिप्रोडक्शन हो रहा है, उनकी संख्या बढ़ रही है। अगर ये रुक जाए तो धरती पर कहीं गाय नहीं मिलेंगी। तो इससे क्या होता है, स्पीसीज जनरेशन टू जनरेशन कंटिन्यू हो रही है। दूसरा है कि इट लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ जेनेटिक, यहाँ पे गलत है, देखिए स्पेलिंग, यहाँ भी एक कट जाएगा, वेरिएशन होगा। इससे जेनेटिक वेरिएशन होती है। चूँकि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है उसमें जब ये प्रोसेस होती है तो वेरिएशन आती है, और इंसान के जीन में वेरिएशन आती है। अब ये वेरिएशन ज़रूरी क्यों है? ताकि हम लोग इन्वायरमेंट में बेटर तरीके से रह सके, इन्वायरमेंट को हम अडेप्ट कर सके। ये तभी हो पाएगा जब हम में ही चेंजेज रहेंगे, हम में ही वेरिएशन होंगे। तो इस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज़रूरी है। फिर है कि ये वेरिएशन इन जेनेटिक्स इज इनहेरिटेड ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, और ये तभी आएगी इंसान में जब रिप्रोडक्शन होता है। बहुत सारे प्रोसेस होते हैं और तब जाके वेरिएशन क्रिएट होती है। फिर है कि ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है वो होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें कि 2 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं और दोनों के सेक्स अपोजिट होते हैं। तो और ये प्रोसेस होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होती है फर्टिलाइजेशन, जिसे कि हम लोग कहते हैं फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट। तो यहाँ पे देखिए डायग्राम भी दिया गया है, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारे पास यहाँ दिया हुआ है, ये पेरेंट सेल है। पेरेंट सेल में ये जो आपको ये मैटर दिख रहा है बड़ा हुआ, वो होता है साइटोप्लाज्म, और ये जो ब्लैक ब्लैक आपको स्पॉट दिख रहा है ये होता है न्यूक्लियस। फिर क्या हुआ, अब ये जो है ये बढ़ी, ये जो पोर्शन है वो बढ़ी, सेल एलोंगेट हुआ, न्यूक्लियस बड़ा हुआ, और अब ये सेल न्यूक्लियस डिवाइड कर गई 2 में, एक यहाँ हो गई, एक यहाँ हो गई। अब ये न्यूक्लियस फिर से डिवाइड की, ये जो साइटोप्लाज्म वाला पार्ट था ये फिर से एलोंगेट हुआ और ये भी डिवाइड हुई, यानी साइटोप्लाज्म अब डिवाइड हुआ। अब ये साइटोप्लाज्म और डिवाइड होगा, इसके न्यूक्लियस अलग हो गए, इसके न्यूक्लियस अलग हो गए, तो अब ये बन गया 2 डॉटर सेल। तो इस तरह से एक ही पेरेंट ने अपने सिमिलर 2 डॉटर सेल को प्रोड्यूस किया। ये होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और ये होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
यहाँ पे मियोसिस होगी, यहाँ पे मियोसिस होगी, यहाँ का एग आएगा, यहाँ का स्पर्म आएगा, फर्टिलाइजेशन होगी, जाइगोट बनेगा, माइटोसिस होगी तो एम्ब्रियो बनेगा। एम्ब्रियो में 40 क्रोमोसोम मौजूद होते हैं 23 पेयर में। तो ये होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जाम्पल। अब हम आगे बढ़ते हैं। फिर है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है तो आपको पता है, जिसमें कि सिंगल पेरेंट ही प्रोड्यूस करते हैं। ये क्वेश्चन अगर आपसे 2 मार्क्स में पूछा जाए तो आप 1 पॉइंट ये लिख दीजिएगा, और अगर आप एक कोई एग्जाम्पल दे दीजिएगा तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। इस रिप्रोडक्शन में एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं और वो ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है बच्चा, उसे प्रोड्यूस करते हैं। इसके कारण क्या होता है कि जो ऑफस्प्रिंग उस सिंगल पेरेंट से प्रोड्यूस होते हैं वो बिल्कुल उसके जैसे ही समान होते हैं, कैरेक्टर भी सेम होते हैं, दिखने में भी सेम होते हैं, पेरेंट की तरफ बिल्कुल होते हैं, क्योंकि एक ही पेरेंट इन्वॉल्व था और उसी के सारे कैरेक्टर इसमें आ गए। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब होता किस में है तो मुख्य रूप से ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में देखा गया है। यूनिसेलुलर का मतलब जो कि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिनमें एक ही सेल मौजूद होते हैं। और इसके अलावा ये ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स में भी होते हैं जो कि बिल्कुल ही सिंपल तरीके से बने हुए हैं। नेचुरली ही उनका ऑर्गेनाइजेशन सिंपल है। ये कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म में भी देखे जाते हैं जो कि मल्टी सेलुलर होते हैं, यानी जिन्हें मल्टी सेल होते हैं। फिर होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। तो एसेक्सुअल देखिए, रिप्रोडक्शन के 2 प्रकार हो गए, एसेक्सुअल, सेक्सुअल। अब एसेक्सुअल के भी कुछ प्रकार होते हैं। मोस्ट कॉमनली सीन, आखिर एनिमल्स में मोस्ट कॉमन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पहला टाइप आ जाता है फिजन का। फिजन किसे कहते हैं तो फिजन, जिसे मुख्य रूप से हम बाइनरी फिजन कहते हैं, यहाँ पे लिखा गया है, लेकिन आप समझिए कि फिजन के 2 प्रकार होते हैं। एक होता है बाइनरी फिजन, दूसरा होता है मल्टीपल फिजन। फिजन मुख्य रूप से प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में होते हैं। प्रोकैरियोटिक ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके कि न्यूक्लियस वेल डिफाइन नहीं होते हैं। और कुछ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी ये होता है। एक ग्रोथ पीरियड के बाद, यानी एक सर्टेन टाइम के बाद, ऑर्गेनिज्म जो है 2 इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म में टूट जाते हैं। जैसे कि आपने डायग्राम में देखा, एक पेरेंट सेल थी और डिवाइड होकर अंत में क्या बनी, 2 डॉटर सेल टूट जाते हैं। और इसमें भी कुछ प्रक्रिया होती है, जैसे मान लीजिए कुछ सिंगल सेल यूकैरियोट है। यूकैरियोट यानी जिसके वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होते हैं, लेकिन वो है सिंगल सेल, वो भी बाइनरी फिजन करते हैं माइटोसिस के जरिए। कुछ जो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में होते हैं, उसमें एक पार्ट इंडिविजुअल का एक पार्ट अलग हो जाता है और दूसरा इंडिविजुअल फॉर्म हो जाता है। जैसे इसका एक एग्जांपल हमारे पास दिया गया है एस्टेरियोड इकिनोडर्म में। आपने डाइवर्सिटी में इकिनोडर्म के बारे में पढ़ा होगा। ये टेक्निक तब होती है, यानी फिजन तब होता है जब सेंट्रल डिस्क अलग हो जाता है। फिर है कि कुछ सी एनेमोन्स होते हैं, कुछ पॉलिप होते हैं, वो भी डिवीजन से ही प्रोड्यूस करते हैं। तो ये सारे कुल मिलाकर बाइनरी फिजन के ही एग्जाम्पल हैं। फिर आता है मेन एग्जाम्पल। हालांकि ये सारे एग्जाम्पल हैं, लेकिन मोस्ट कॉमन जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है वो अमीबा पारामीशियम का होता है। देखिए, कुछ केसेस में ऐसा देखा गया है कि न्यूक्लियस जो है बार बार डिवाइड करता है, डिवाइड सेवरल टाइम, और ये प्रोसेस होती है एमाइटोटिक डिवीजन। इससे क्या होता है, जब न्यूक्लियस बार बार डिवाइड करेगा तो न्यूक्लियस की बहुत सारी कॉपी क्रिएट हो जाती है। आपको पता होगा कि इस टाइम पे जब ये डिवाइड करता है तो 2 प्रकार की प्रोसेस चलती है। एक होती है कैरियोजिनेसिस, साइटोकाइनेसिस, और एक होती है कैरियोजिनेसिस। यानी न्यूक्लियस भी डिवाइड करेगा और साइटोप्लाज्म भी डिवाइड करेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिर्फ न्यूक्लियस ही डिवाइड कर रहा है, न्यूक्लियस की कॉपी जनरेट हो रही है। इस टाइम पर साइटोप्लाज्मिक डिवीजन टेक प्लेस नहीं कर रहा है। साइटोप्लाज्म क्या करता है, न्यूक्लियस जैसे ये है तो उसके एक जगह पे आके जमा हो जाता है। तो इससे क्या होते हैं कि बहुत सारे यूनिसेलुलर और सीडलेस ऑफस्प्रिंग एक सिंगल सेल से ही प्रोड्यूस हो जाते हैं। और इस प्रकार के प्रोपेगेशन को हम लोग कहते हैं मल्टीपल फिजन, जिसका कि एग्जाम्पल हो जाएगा अमीबा और पारामीशियम। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, फिजन में हमें इतना ही जानना था। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको डायग्राम से समझाया गया है। देखिए, ये बाइनरी फिजन है, अमीबा में बाइनरी फिजन। ये है पेरेंट अमीबा। तो यहाँ पे देखिए, अभी आपने पीछे पढ़ा होगा
कि मल्टीपल फिजन में तो अमीबा आता है और पैरामीशियम, तो यहाँ बाइनरी फिजन में अमीबा कैसे आया? तो कंडीशन के हिसाब से ऑर्गेनिज्म खुद को, कभी कभी ऐसी कंडीशन आती है कि कभी वो बाइनरी फिजन करते हैं और कभी मल्टीपल फिजन करते हैं, इसीलिए यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पे देखिए ये बाइनरी फिजन है, ये हमें एक सेल दिखाया गया है, ये पार्ट न्यूक्लियस का है और ये जो बाकी पार्ट आप देख रहे हैं वो साइटोप्लाज्म का है। अब इसमें डिवीजन होना है तो ये न्यूक्लियस भी एलोंगेट होगा यानी बढ़ जाएगा और साइटोप्लाज्म भी एलोंगेट हो रहा है, तो एक न्यूक्लियस इस तरफ आ रहा है, एक न्यूक्लियस इस तरफ आ रहा है। साइटोप्लाज्म का कुछ हिस्सा इस तरफ है, कुछ हिस्सा इस तरफ है। अब दोनों ने डिवाइड किया, यहाँ पे देखिए न्यूक्लियस डिवाइड हुआ नहीं था, अब ये न्यूक्लियस डिवाइड होके इधर आ गया, इधर आ गया। अब कुल मिला के ये 2 डॉटर सेल बना लिया। अब मल्टीपल फिजन ही अमीबा में हम देखते हैं, देखिए बाइनरी फिजन भी अमीबा ही कर रहा है, मल्टीपल फिजन ही अमीबा ही कर रहा है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, यानी उसे कौन सी कंडीशन मिल रही है। ये पेरेंट अमीबा है, इसका न्यूक्लियस है। हमने क्या पढ़ा था? न्यूक्लियाई की बहुत सारी कॉपीज तो जनरेट हो जाएगी लेकिन साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं करेगा, तो यहाँ साइटोप्लाज्म डिवाइड कर भी नहीं रहा है, काइस्ट है, बहुत सारे अमीबा है यहाँ पे। अब यहाँ पे ये काइस्ट ब्रोक कर गया और बहुत सारे इसे डॉटर अमीबा रिलीज हो गए हैं, ये बहुत सारे डॉटर अमीबा बन गए। बाइनरी फिजन में क्या होता है? 2 ही डॉटर सेल बनता है, मल्टीपल का नाम ही है मल्टीपल, यानी अमीबा बहुत सारे बनेंगे, मल्टीपल बनेंगे। आपको एग्ज़ाम में इन दोनों के बीच में डिफरेंस करने के लिए पूछा जाता है, तो देखिए डिफरेंस में यहाँ बहुत अच्छे से किया हुआ है कि देखिए दोनों में अंतर क्या है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स यानी क्या विशेषताएँ हैं। नंबर ऑफ डॉटर प्रोड्यूस, बाइनरी फिजन में हमने देखा 2 ही डॉटर प्रोड्यूस कर रहे हैं, पेरेंट डिवाइड करेगा 2 डॉटर बनाएगा। मल्टीपल फिजन जब होगा पेरेंट डिवाइड करेगा बहुत सारे डॉटर बनाएगा। टाइम ऑफ फॉर्मेशन, फॉर्म कब करेगा? जब फेवरेबल कंडीशन होगी, जब फेवरेबल कंडीशन होगी तो बाइनरी होगा। अनफेवरेबल कंडीशन यानी कंडीशन ऑर्गेनिज्म के एडेप्टेशन के हिसाब से नहीं होगी तो मल्टीपल फिजन होगा। फेट ऑफ पेरेंट, फेट का मतलब होता है भाग्य, आखिर पेरेंट जो यहाँ पे था, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये पेरेंट है, इसका भाग्य क्या हुआ? अंत में जाके ये किसके साथ एंड अप हुआ? तो यहाँ पे पेरेंट के साथ कुछ भी बचता नहीं है, क्योंकि देख रहे हैं आप लोग कि पेरेंट सीधा यहाँ डॉटर सेल में बन गया है, लेकिन यहाँ पे चूँकि साइटोप्लाज्म जमा हो जाता है तो कुछ साइटोप्लाज्म के रेसिड्यू जो होते हैं, कुछ अंश जो होते हैं वो बच जाते हैं। तो हमें फिजन के बारे में इतना ही जानना था, इससे बाहर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएंगे। दूसरा होता है बडिंग। बडिंग भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही एक टाइप है। देखिए क्या लिखा हुआ है कि ये एक प्रकार का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जिसे मान लीजिए कोई ऑर्गेनिज्म है और यहाँ पे एक पोर्शन डेवलप हो जाती है, यानी उस पेरेंट के बाहर, उसके शरीर के बाहर, वो उसी को हम बड कहते हैं। जब एक टाइम आती है तो वो बड अलग हो जाता है और वो एक इंडिविजुअल पेरेंट में, इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म में ग्रो कर जाता है। यही बात यहाँ पे लिखी गई है। फिर है कि बडिंग प्रोसेस होती किस में है? तो ये कुछ इन्वर्टेब्रेट में होती है, जैसे कि कोरल में और हाइड्रा में। हाइड्रा में क्या होता है? एक बड का फॉर्मेशन होता है जो कि बॉडी के बाहर हो जाती है और एक टाइम आने पर वो उस शरीर से अलग हो जाती है। जबकि स्प्राउटिंग कोरल में बड गिरती नहीं है, यानी हाइड्रा में तो बड बनती है तो ये अलग भी हो जाती है और नए इंडिविजुअल बना लेती है, लेकिन स्प्राउटिंग कोरल में बड गिरती नहीं है और वही रिप्रोड्यूस करती है, एक नई कॉलोनी बनाती है। यहाँ पर देखिए एक एग्जाम्पल दिया हुआ है रीजनरेशन इन हाइड्रा का डायग्राम। एडल्ट हाइड्रा है, एम्प्यूटेशन हुई, ये पोर्शन अलग हो गया, ऊपर वाला पोर्शन अलग हो गया, ये पोर्शन का ग्रोथ हुआ इस पार्ट में, तो ये देखिए एक एडल्ट हाइड्रा बन गई। यहाँ पे जो ये टीनी हाइड्रा थी ये कैसे रीजनरेट किया? तो ये फिर बड़ा हो गया और ये एडल्ट हाइड्रा बन गया। तो ये हो गया हमारा बडिंग का पोर्शन कंप्लीट। और यहाँ पे इसे एक और डायग्राम से दिखाया गया है। एक इसका बहुत ही फेमस एग्जाम्पल होता है बडिंग का ईस्ट में। यहाँ पे देखिए ये ईस्ट है, ये पेरेंट ईस्ट सेल है, ये हो जो लाल वाला आप देख रहे हैं या गुलाबी वाला, ये होता है न्यूक्लियस। अब इससे क्या हुई? ये न्यूक्लियस बढ़ रही है तो ये सेल भी बढ़ रहा है। अब ये एक बर्ड का आकार ले रहा है, बर्ड का फॉर्मेशन होना चालू हो गया है। फिर है यहाँ पे देखिए ये और प्रोसेस हुआ है, ये न्यूक्लियस बढ़ रही थी, एक न्यूक्लियस इसके पास रह गई, एक न्यूक्लियस इसके पास रह गई,
तो यहाँ पे ये न्यूक्लियस आ गई, ये न्यूक्लियस आ गई। अब साइटोप्लाज्म भी डिवाइड कर रहा है। ये जो बाकी पोर्शन आप आसमानी देख रहे हैं ये साइटोप्लाज्म है। कुछ साइटोप्लाज्म इसके पास भी गई। अब ये एक बड बन गई जिसके पास अपना न्यूक्लियस भी है, साइटोप्लाज्म भी है। उसके बाद देखिए क्या हुआ, यहाँ पे भी एक न्यूक्लियस है, फिर ये बनी, उससे ये बनी, ये बनी, ये बनी, ये बनी, यानी ये पेरेंट्स ईस्ट सेल थी। उसके बाद एक चेन बन गई ईस्ट सेल की। उसके बाद ये सारे जो आप देख रहे हैं ये सारे डॉटर ईस्ट है। तो ये है इसकी तो ये था इसका पूरा प्रोसेस, ये था इसका पूरा डायग्राम। इसका तीसरा टाइप होता है स्पोरुलेशन या फिर स्पोर फॉर्मेशन। स्पोरुलेशन को हम लोग स्पोरोजिनेसिस भी बोलते हैं। ये भी एक प्रकार का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें कि स्पोर्स होते हैं। स्पोर्स आया है स्पोरा शब्द से। स्पोरा का मतलब होता है सीड और जिनेसिस का मतलब होता है बर्थ, यानी इसमें जो बर्थ होगी वो सीड से होगी। ये स्पोर्स आखिर होते क्या हैं, तो ये रिप्रोडक्टिव सेल होते हैं। डोरमेंट का मतलब होता है जो कि एक्टिव नहीं है, इनएक्टिव अवस्था में। तो स्पोर्स एक इनएक्टिव रिप्रोडक्टिव सेल होते हैं जो कि सीड के ही सिमिलर होते हैं, क्योंकि सीड भी यूनिट ऑफ मल्टीप्लिकेशन है और स्पोर्स भी यूनिट ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। लेकिन आपको सीड और स्पोर में डिफरेंस पता होना चाहिए, क्योंकि स्पोर जब बनते हैं तो इसमें फ्यूजन ऑफ मेल गेमेट फीमेल गेमेट नहीं होती है, तो इसमें एम्ब्रियो नहीं होते हैं। जबकि सीड जो बनता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनता है और इसमें एम्ब्रियो होता है। अब स्पोर्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जो एग्ज़ाम में आ सकती हैं। तो ये है कि स्पोर्स के जो वॉल होते हैं चारों तरफ के वो बड़े मोटे होते हैं और बहुत सारे एकदम एडवर्स कंडीशन को वो झेल सकते हैं। जैसे हाई टेम्परेचर हो फिर भी उन्हें कुछ नहीं होगा, लो ह्यूमिडिटी हो, यहाँ HU कट जाएगा, लो ह्यूमिडिटी कम नमी हो तब भी उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये होता है स्पोर्स का कैरेक्टरिस्टिक्स। अब देखते हैं इसे डायग्राम के जरिए समझाया गया है। जैसे देखिए, जब कंडीशन सही होते हैं यानी जब कंडीशन उनके अनुसार होते हैं तो वो नए इंडिविजुअल को बर्थ देते हैं। स्पोर्स कुछ प्लांट्स या फंजाई में पाए जाते हैं। यहाँ पे देखिए न्यूक्लियस है, क्रोमेटिन ब्लॉक है, फिर ये न्यूक्लियाई है और ये फिर स्पोर मेम्ब्रेन है। ये हमें स्पोर फॉर्मेशन में इतना ही कुछ जानना था। फिर हम आते हैं अगले टाइप पे जो कि है फ्रेगमेंटेशन। काफ़ी आसान है सब। फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है टूटना। तो ये प्रक्रिया भी बिल्कुल वैसे ही है। पेरेंट ऑर्गेनिज्म इसमें टुकड़े में बट जाते हैं, पर बहुत सारे टुकड़े में बट जाते हैं और इसका जो प्रत्येक टुकड़ा होता है उसमें इतनी क्षमता होती है कि वो नया ऑर्गेनिज्म बना ले। ये हम कुछ फंजाई में देखते हैं, जैसे कि ईस्ट और लाइकेन में, मोल्ड्स में, प्लांट्स, ऐसे प्लांट जो कि वास्कुलर नॉन वास्कुलर दोनों होते हैं, साइनोबैक्टीरिया में, एनिमल्स में। इस प्रकार के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होते हैं वो अनइंटेंशनल होते हैं। ह्यूमन एक्टिविटी प्रीडिशन कैन कॉज देम टू ब्रेक अप इनटू फ्रेगमेंट। यानी कहा जा रहा है, कहने का मतलब है कि एनिमल्स हो सकता था कि कोई दूसरे रिप्रोडक्टिव मोड अपना ले, लेकिन जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें हमेशा खतरा होता है ह्यूमन से। ह्यूमन बहुत सारे ऐसे काम करते रहते हैं जिससे कि उन्हें नुकसान हो सकता है, तो वो क्या करते हैं कि उनका शिकार ना हो जाए, ह्यूमन उन्हें परेशान ना करे, इन्वायरमेंट परेशान ना करे, वो खुद को बहुत सारे टुकड़े में बांट लेते हैं और उनका प्रत्येक टुकड़ा एक नया इंडिविजुअल बनाने में सक्षम होता है। तो ये थी फ्रेगमेंटेशन की बात। अब हम आते हैं 7 नंबर। अब हम आते हैं आगे। यहाँ पे कुछ वो हमने पढ़ा एनिमल्स में, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था वो हमने एनिमल्स में पढ़ा। अब हम यहाँ पढ़ेंगे प्लांट्स में। प्लांट्स में जो हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखते हैं वो कुछ इस प्रकार से है। पहला होता है फिजन। बिल्कुल वही प्रक्रिया है, चाहे वो एनिमल में हो प्लांट्स में हो, बस यहाँ प्लांट्स के नाम आपको पता चलेंगे। ये सबसे सिंपलेस्ट सेक्सुअल मेथड है। ये मुख्य रूप से फंजाई और एल्गी में पाया जाता है, जो कि सिंगल सेल स्टेम सेल डिवाइड। इसके जो सिंगल सेल होते हैं वो माइटोटिक डिवीजन से डिवाइड करते हैं और 2 डॉटर सेल और 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल बनाते हैं, और फिर जो एक डॉटर सेल होता है वो खुद को इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट कर लेता है, यानी बन जाता है। दूसरा होता है बड। कुछ एल्गी जैसे कि डाइटियोटा, फ्यूकस, ये सारे जो है इसमें कुछ एडवेंट बनाते हैं।
और ईस्ट की तरह ही मशरूम भी स्प्राउट प्रोड्यूस करते हैं। ये जो बड स्ट्रक्चर होते हैं ये इसलिए होते हैं क्योंकि डिवीज़न ठीक से नहीं होती है, और बाद में क्या होता है, ये जो स्ट्रक्चर बाहर निकल जाते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं और न्यू ऑर्गेनिज्म में मैच्योर हो जाते हैं। बिल्कुल पिछले वाला ही प्रोसेस है। फिर है फ्रेगमेंटेशन। तो प्लांट में फ्रेगमेंटेशन कैसे होती है, ये बड़ा ही कॉमन प्रोसेस है, या फिर आप कह सकते हैं कि प्लांट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का ये एक कॉमन प्रोसेस है। ये प्रोसेस होगी कब, ये तब होती है जब रूट के जो ब्रांचेज होते हैं, रूटिंग ब्रांचेज होते हैं, वो मेन ग्रुप से डिटैच हो जाते हैं, या तो उन पे मैकेनिकल प्रेशर लगाया जाता है या फिर कुछ और कारण से, जैसे यहाँ पे देखिए। और जो भी प्लांट होते हैं, क्योंकि एक प्लांट तो है नहीं, बहुत सारे प्लांट मौजूद हैं, उनका अलग अलग मैकेनिज्म होता है। जैसे यहाँ पे देखिए न्यूक्लियस है, सेप्टम है, स्पायरल कोरोलोप्लास्ट है। यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन हो रही है यानी पैरेंट बॉडी टूट रही है, तो एक इधर आ गया, एक इधर आ गया। फिर है स्पोर फॉर्मेशन। प्लांट में स्पोर फॉर्मेशन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स टेक बाय मेनी वैरायटी ऑफ मोटाइल एंड नॉन मोटाइल स्पोर्स। स्पोर्स के भी यहाँ दो प्रकार हैं। एक तो हो गया मोटाइल स्पोर्स यानी जो मूव कर सकते हैं, दूसरा होता है नॉन मोटाइल स्पोर्स यानी जो मूव नहीं कर सकते हैं, उन्हें हम कोनिडिया भी कहते हैं। और इन दोनों की वजह से ही स्पोर फॉर्मेशन होता है प्लांट में। अब देखिए सिलिएटेड मोटाइल एसेक्सुअल स्पोर्स यानी ऐसे एसेक्सुअल स्पोर्स जो कि मूव कर सकते हैं, हम उन्हें जू स्पोर कहते हैं। वो एल्गी या फंजाई प्रोड्यूस करते हैं। ये जू स्पोर कुछ समय तक के लिए वाटर में स्विम करते हैं क्योंकि इनके पास फ्लैजिला होता है। लेटर स्टेज में ये खुद ब खुद एक न्यू इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाते हैं जब कंडीशन सही रहती है। इसे यूलोथ्रिक्स और ओरोगोनियम इसका एग्जाम्पल है। एग्ज़ाम में ये यूलोथ्रिक्स का क्वेश्चन एक बार आया है। कुछ ऐसे फंगी होते हैं जो टेरेस्ट्रियल होते हैं यानी जो कि धरती पर रहते हैं। इनके पास ये वाटर में स्विम नहीं कर सकते, ये नॉन मोटाइल होते हैं, इनके पास मूवमेंट भी नहीं होती है, इनके पास फ्लैजिलिया भी नहीं होती है जिससे कि ये तैर सकें। तो ये ऐसे स्पोर्स बड़े ही हल्के होते हैं, सूखे होते हैं, लेकिन इनके पास एक टफ कोट होती है और अगर विंड इन्हें डिस्पर्स कर दे तो काम बन सकता है, जैसे कि पेनिसिलियम और एस्पेरिगिलस। तो ये था स्पोर फॉर्मेशन। और इसमें स्पोर फॉर्मेशन में हमें एक दो एग्जांपल्स और पढ़ने हैं, उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा। फिर है ऐसे स्ट्रक्चर जो कि ट्रू स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, उन्हें हम स्पोरेंजियम कहते हैं। स्पोरेंजियम स्पोरोफाइट पे प्रेजेंट होते हैं। जो स्पोरेंजियम स्पोरोफाइट पर प्रेजेंट तो होते हैं, लेकिन इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है कि ये बहुत ही जल्दी मल्टीप्लाई कर जाते हैं और बहुत ही लार्ज नंबर ऑफ स्पोर प्रोड्यूस करते हैं। कुछ एग्जांपल्स इसके हैं जैसे कि नेफ्रोलेपिस, ये स्पोर प्रोड्यूस करते हैं और उससे एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर जाते हैं। इन प्लांट को हम होमोस्पोरस कहते हैं, यानी कि इस प्लांट के पास होमो का मतलब होता है एक ही प्रकार का स्पोर होता है पूरे लाइफ टाइम में, जबकि सेलागिनेला जैसे कि जो कि एक टेरिडोफाइट है और एक जिम्नोस्पर्म है, ये हेट्रोस्पोरस होते हैं क्योंकि ये दो प्रकार के स्पोर्स को बियर करते हैं। अब ये सारे डायग्राम यहाँ पे देखिए हम, ये जू स्पोर्स है क्लाइमेडोमोनास में, ये कोनिडिया है पेनिसिलियम का, और ये जेम्यूल्स है स्पॉन्ज में। फिर यहाँ पे एक एग्जांपल से क्लाइमेडोमोनास में रिप्रोडक्शन समझाया गया है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, यहाँ से एडल्ट सेल फ्यूज़ किया, जायगोट बनाया और ये बनाया जायगोस्पोर, और यहाँ पे बहुत सारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है तो बहुत सारे क्लाइमेडोमोनास प्रोड्यूस हुए। तो अब स्पोर्स भी बहुत प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एल्गी में कौन कौन से एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं। तो ए हो जाता है बाइफ्लिजलेट, क्वाड्रीफ्लिजलेट, मल्टीफ्लिजलेट, यानी कि यहाँ पे कुल मिला के सबके नाम दिए गए हैं जो कि एग्ज़ाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। फिर है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ये बहुत ही आसान है और इसे आप आम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी देखते होंगे। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें नए प्लांट्स ऑब्टेंड होते हैं और इसमें कोई भी सेक्सुअल स्ट्रक्चर प्रोड्यूस नहीं होती है। इसमें
सेक्सुअल स्ट्रक्चर का प्रोडक्शन नहीं होता है। बहुत सारे वेजिटेटिव पार्ट के जरिए जैसे कि राइजोम, सकर, ट्यूबर, बल्ब प्लांट प्रोड्यूस कर जाते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्यूजन ऑफ मेल गेमेट होती है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और इसमें एक ही पार्ट इन्वॉल्व होता है, लेकिन इसे भी हमने ग्रुप कर दिया है क्योंकि जैसे जैसे यूज बढ़ी ग्रुपिंग करना पड़ा, या तो नेचुरल में या तो आर्टिफिशियल में। तो नेचुरल मेथड इसका क्या है? नेचुरल प्रोपगेशन मेथड से होता क्या है कि डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्लांट फ्रॉम एन ऑर्गन ऑफ द मदर प्लांट टेक प्लेस, यानी जो मदर प्लांट होती है उसके एक ही ऑर्गन से नए प्लांट का डेवलपमेंट हो जाता है। कंडीशन सुटेबल होना चाहिए। ये अल्टर्न ऑर्गेन स्टेम से, लीफ से, रूट से या फिर फ्लावर से डेवलप कर सकते हैं। जैसे कि रूट से देखिए कौन डेवलप कर रहा है, स्वीट पोटैटो, एस्पेरेगस, दलिया। दूसरा है लीफ से कौन रिप्रोड्यूस कर रहा है, तो शूट क्या होता है, लीफ के जो किनारे होते हैं, पत्तियों के किनारे, वहाँ पे शूट डेवलप करने लगते हैं। और यहाँ पे बड होते हैं जो कि न्यू प्लांट प्रोड्यूस करते हैं, जैसा कि आप ब्रायोफिलम में देखते होंगे। फ्लावर के बड से भी प्रोडक्शन होती है, जैसे अगेव में, ऑक्जेलिस में फ्लावर बड नए प्लांट प्रोड्यूस करते हैं। फिर है स्टेम से, स्टेम से जैसे कि ग्रास में देखा गया है, पिस्टिया में देखा गया है, नेफ्रोलेपिस और मिंट प्लांट में देखा गया है। इन सारी चीज़ों में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन ही होती है। यहाँ पे देखिए ये शूट है, ये रूट है, एडवेंटिटियस बड है, इसी से प्रोडक्शन हो गई। ब्रायोफिलम का आपको दिखाया गया है, यहाँ पे पोटैटो का दिया गया है, आई ऑफ पोटैटो ट्यूबर, ये आई है। तो इस प्रकार से इसमें रिप्रोडक्शन होती है। ये होता है नेचुरल मेथड। अब हम आते हैं आर्टिफिशियल मेथड पे, यानी इनमें कराया जाता है। इस मेथड में हम प्लांट के किसी एक ही पार्ट को लेते हैं और उसी पार्ट से एक नया कंप्लीट प्लांट बना लेते हैं। जैसे कि मोस्ट कॉमन मेथड होता है कटिंग, लेयरिंग या फिर ग्राफ्टिंग। तो कटिंग में हम क्या करते हैं, कटिंग में हम रूट के एक पार्ट को लेते हैं, उसे कट कर देते हैं और उसके बाद उसे नमी भरे सॉइल में डाल देते हैं। इससे आर्टिफिशियल इंड्यूसमेंट कराई जाती है, यानी उसमें कुछ और भी चीज़ें की जाती है जिससे कि वो बढ़े, उसमें ग्रोथ हो और वहाँ पे एडवेंटिटियस रूट डेवलप करने लगते हैं, जैसे कि लेमन में। अब है कटिंग, ये तो हो गई लेमन में। अब प्लांट में कैसे करते हैं, ये प्लांट तो खैर वो भी था, जैसे रोज़, शुगर केन, हिबिस्कस, क्राइसैंथेमम, ये सारे प्लांट में भी कटिंग की जाती है, जिसमें कि हम स्टेम पीसेस को डेवलप बाय कटिंग दैट इन्वॉल्व स्टेम विद द प्रेजेंस ऑफ नोड्स, यानी इसमें स्टेम्स के पीसेस कर दिए जाते हैं और लेकिन उसमें नोड प्रेजेंट होने चाहिए। ये जो स्मॉल कटिंग हमने की उसे हम नमी वाले सॉइल में डाल देते हैं और तब ये न्यू प्लांट डेवलप कर जाते हैं। जो अंडरग्राउंड पार्ट है उससे एडवेंटिटियस रूट का ग्रोथ होगा और जबकि जो बड है वो डेवलप करेंगे और स्टेम के एरियल पार्ट, बाहरी वाले पार्ट बनाएंगे। हम कॉमन लैंग्वेज में ऐसे प्लांट को कटिंग कह देते हैं और फिर ये जो कटिंग निकली इसे हम अलग अलग अपने अपने प्रिपेयर्ड प्लेस में डाल देते हैं, तो वहाँ से फिर इनका ग्रोथ होता है। ये तो था कटिंग की प्रक्रिया। देखिए यहाँ पे दिया हुआ स्टेम कटिंग हम लोग कैसे करते हैं। ये इंटर नोड है, ये नोड है, ये बड है। फिर देखिए अगला प्रोसेस क्या हुआ, इसे जर्मिनेट कर दिया गया, न्यू रूट आए, न्यू लीव्स आए, तो ये थी शुगर केन में। इसका दूसरा प्रोसेस होता है लेयरिंग का। लेयरिंग के प्रोसेस का भी यूज रोज़, लेमन, ग्रेप, हिबिस्कस, जैस्मिन को प्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है। इस प्लांट के जो निचली शाखा होती है उन्हें थोड़ा सा झुका देते हैं और उसे सॉइल से कुछ इस प्रकार से कवर कर देते हैं कि ये जो ऊपर वाला, शाखा के ऊपर वाला भाग होता है वो ग्राउंड पे फैलने लगता है और इसके मिडिल पार्ट को हम सॉइल में ही रखते हैं। उसके बाद ये एडवेंटिटियस रूट प्रोड्यूस करेंगे और उसी समय ब्रांच को कट कर दिया जाएगा, मदर प्लांट से सेपरेट कर दिया जाएगा और हमें एक न्यू प्लांट मिल जाएगा। बहुत सारा इनका बहुत ही एप्लीकेशन होता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का। तीसरा मेथड होता है ग्राफ्टिंग का। ग्राफ्टिंग हम ऐसे प्लांट के लिए करते हैं दैट आर हैविंग डिफ़िकल्टी इन फॉर्मिंग रूट। ऐसे प्लांट जो कि